हेलो, नमस्कार। आप सभी का डियर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि हम लोग पहले देख चुके हैं कि इससे पहले हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि प्राथमिक शिक्षा के विकास के स्तर से संबंधित बातें हुई। और आज जो स्टार्टिंग होगी वो होगी फोर्थ सेमेस्टर से। और फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा वो है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि इजी है, नो प्रॉब्लम, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, क्योंकि तीनों ही शब्दों का मीनिंग अलग अलग है, अर्थ अलग अलग है। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, और इससे संबंधित जो हमारा टॉपिक है वो है विद्यालय प्रबंधन का अर्थ एवं आवश्यकता। सबसे पहले हम लोग कुछ बात करते हैं इसके संबंधित की, इसके बाद हम लोग विषय में आते हैं, क्योंकि हमारा विषय का जो अर्थ है तो उससे उसको समझने से पहले कुछ उदाहरणों के जरिए अगर हम समझ लें तो शायद अच्छा रहेगा। तो आप व्यक्तिगत जीवन के तौर पर देख लें, इंडिविजुअल लाइफ के रूप में देख लें, हर कोई जीवन को सुरक्षित करने के लिए कई सारी कल्पनाओं का निर्माण करता है। इमेजिनेशन क्या होगा, कंटिन्यू बनती रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपने में यही सोच रहे हैं क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो है टीचर बनना, तो टीचर बनने के लिए आप प्लान करते हैं। हालांकि सबका गोल एक ही है, लेकिन गोल तक पहुंचने का प्लानिंग जो है सबकी अलग अलग है, सबकी प्लानिंग अलग अलग है, सबका स्ट्रेटेजी अलग अलग है, सबका टेक्निक अलग अलग है, सबकी स्किल्स अलग अलग है। हम लोग जरूर एक स्किल सीखे हुए हैं, यानी कि आप लोगों ने सभी ने स्किल सीखी हुई है, बहुत अच्छे से स्किल सीखा है, टेक्निक को सीखा है, स्ट्रेटजी बनाने को सीखा है, और इसकी प्लानिंग के स्टडी किया है। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए, क्वेश्चन ये है। उसको वास्तविक रूप से परिवर्तित किस तरह किया जाए, क्वेश्चन ये है। अगर हम बोले कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ टीचर इज, यानी कि टीचर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है, बिकॉज यू वांट बिकम अ टीचर इन फ्यूचर, आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में जो आप टीचर बनना चाहते हैं, बिकॉज यू आर स्टडीइंग फॉर दिस, क्योंकि आप इसके लिए स्टडी कर रहे हैं। सो आई वांट टू आस्क टू यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ टीचर इज the teacher is mastery over on subject, यानी कि सब्जेक्ट के सबसे पहले हमें एक मास्टरी के तौर पर अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग इज प्लीज कंस्ट्रक्ट अ प्लानिंग फॉर दिस गोल। इस गोल के लिए सबसे पहले हमको प्लानिंग को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, प्लानिंग को मेंटेन करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा। इमेजिनेशन में हमारे जो है गोल बन चुके हैं, लेकिन गोल काफी दूर है, तो उसमें जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कम करने के लिए हमारा प्लानिंग का रोल इम्पोर्टेंट होगा, और हमारा ऑब्जेक्ट का रोल इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को भी डिसाइड करना है किस तरह के उद्देश्यों की सहायता से हम लोग उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। हाँ, तो उसके लिए हमें किसी की गाइड की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हमें किसी गाइड मिलता है, निर्देशन मिलता है, डायरेक्शन मिलता है। जब तक डायरेक्शन नहीं होगा तब तक हम वहां गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और उसके साथ में हमारा अगर डायरेक्शन मिलता रहे और उस गाइड के साथ में अगर कॉम्बिनेशन हमारा बन जाएगा अच्छा, तो शायद इजी हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम अपने प्लानिंग के साथ साथ में, अपनी तकनीक के साथ साथ में, अपनी व्यू रचना के साथ साथ में, अपने कौशल के साथ साथ में मूल्यांकन भी करते रहेंगे, और समय समय पर हमको परिणाम भी मिलेगा। तो जीवन को सुरक्षित करने के लिए हम कल्पनाओं का निर्माण करते हैं, और कल्पनाओं को वास्तविक में परिवर्तित कराने के लिए हम नियोजन का निर्माण करते हैं। नियोजन बहुत ही मुख्य तत्व है। बिना नियोजन के हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, बिना नियोजन के हम उद्देश्यों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, बिना नियोजन के हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आवश्यक बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि प्लानिंग को समझना बहुत जरूरी है। तो हमारा विषय टॉपिक का जो निष्कर्ष है, हमारा जो टॉपिक का मेन थीम है वो यही है कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ एवं आवश्यकता। अभी हम लोगों ने, अभी यहाँ पर प्रबंधन की बात है,
प्रबंधन व्यक्तिगत से भी संबंधित होता है, यानी कि इंडिविजुअल रिलेटेड भी होता है एंड ग्रुप से रिलेटेड भी होता है। अब व्यक्तिगत रूप से अगर आप बात करेंगे तो व्यक्तिगत रूप से आपको शिक्षक बनना है, तो शिक्षक बनने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी है। हर दिन हमको प्लानिंग करनी है, हर दिन हमको नियोजन का गठन करना है, हर दिन नियोजन बनाना है, निर्माण करना है। क्लास में आने से पहले हम प्लानिंग करेंगे, क्लास में एंट्री करने के बाद में भी प्लानिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि क्लास को कंट्रोल करना है, क्लास को डायरेक्शन भी देना है, क्लास के साथ में स्टडी करना है, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए कई सारी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, बहुत सारी थिंग है यहाँ पर, तो समझना जरूरी है। तो हमने बोला कि प्रबंधन जो है, प्रबंधन शब्द जो है व्यक्तिगत रूप से भी आवश्यक है और सामूहिक रूप से भी आवश्यक है। तो इस शब्द को समझने के लिए हम कुछ बातों के साथ में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, और आप इस वर्ड को हमेशा अपने साथ पाओगे। जब तक आप लाइफ को कंफर्टेबल जोन में ले जाते रहेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, कंफर्ट जोन में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे आप अपने एफर्ट से, तो आप मैनेजमेंट की हेल्प से ही पूरा कर पाएंगे, अदरवाइज योर गोल विल इनकम्प्लीट, यानी कि आपका लक्ष्य अधूरा रह जाएगा, अपूर्ण रह जाएगा। तो प्रबंधन को समझना बहुत जरूरी है और प्रबंधन की भूमिका को समझिए, क्योंकि मैनेजमेंट इज प्ले वाइटल रोल फॉर आवर लाइफ। तो ये प्रबंधन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत रूप से भूमिका अदा करता है। तो इसी बात को हम समझने के लिए देखिए हम टॉपिक में आते हैं विद्यालय प्रबंधन का अर्थ एवं आवश्यकता, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, मीनिंग एंड importance of school management। आप लोग समझें तो यहाँ पर देखेंगे पाएंगे इस मैनेजमेंट में कई सारी बातें हैं। एक मैनेजमेंट जैसे किसी कोई व्यक्ति भविष्य में कल्पनाएं करता है अपने लिए भी, और उन कल्पनाओं में उसका कई सारे वैकल्पिक विषय भी होते हैं, कई सारे वैकल्पिक ऑप्शन भी ऐड हो जाते हैं, और उन्हीं ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चॉइस करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग करना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं तरीके से, किसी न किसी तरीके से स्टार्टिंग करना ही पड़ेगा। तो स्टार्टिंग करने के लिए हम प्लानिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे। और जैसे कि बात हो रही है विद्यालय के लिए, तो विद्यालय का जो प्रबंधक होते हैं, तो प्रबंधक जो है एक तो अपने जीवन को सुरक्षित करना और कई सारे जीवन को सुरक्षित करने की कल्पना भी करते हैं, क्योंकि कई बच्चे संस्थान में पढ़ने आ रहे हैं जो कि विभिन्न प्रकार के मेंटल एबिलिटी लेकर आए हैं, विभिन्न प्रकार के एबिलिटी के साथ है। सभी का एबिलिटी लेवल ग्राफ अलग है, सभी का फिजिकल ग्राफ अलग है, सभी का सोशल ग्राफ अलग है, सभी का स्पिरिचुअल ग्राफ अलग है। सभी को पता होगा, लेकिन पता है इसका सभी का मीनिंग किसी को नहीं पता होता। ये सभी का मीनिंग जो है हम एक संस्थान में जाकर, एक इंस्टीट्यूट में जाकर सीखते हैं। तो आइए हम लोग इस बात को समझेंगे कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ एवं आवश्यकता क्या है। तो इसको समझने के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ एवं आवश्यकता क्या है। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि हमने बोला है कि आपको टीचर बनने के लिए क्वालिटी का स्टडी करना जरूरी है, क्वालिटी के साथ में अपने आप को मॉडिफाई करना जरूरी है और क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी के साथ में आपकी स्किल कनेक्ट है, आपकी टेक्निक कनेक्ट है, आपकी स्ट्रेटजी कनेक्ट है, आपका एटीट्यूड कनेक्ट है, आपका पर्सनल हाइजीन कनेक्ट है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको करना ही होगा, क्योंकि अच्छा पथ प्रदर्शक वही है जो इन सभी बातों के साथ में अपना प्रस्तुति दे सके। तो चलिए हम लोग टॉपिक में अंदर चलते हैं। तो इससे पहले हम लोग समझेंगे कि विद्यालय प्रबंधन के किस तरह विद्यालय प्रबंधन से संबंधित आवश्यक क्षेत्र क्या है। संस्थागत नियोजन के क्षेत्र में विद्यालय प्रबंधन सुनियोजित करने के संस्थागत नियोजन के क्षेत्र को समझेंगे। इसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं, एक तो भौतिक, दूसरा हो गया अकादमिक, जैसे अभी हमने बोला किसी भी टॉपिक को स्टडी करने के लिए
हमें उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। तो विद्यालय प्रबंधन तो उद्देश्य का निर्धारण किस तरीके से कर सकते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले नियोजन बनाना पड़ेगा और नियोजन को भी कई सारे नियोजन के निर्माण करना होगा। तो जो निर्माण हो रहा है तो उसमें भी क्षेत्र का विभाजीकरण करना होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग, तो किस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग करनी है तो हमने बना लिया फिजिकली यानी कि भौतिक और एकेडमिक के रूप में। इसमें भी हम अगर भौतिक के रूप में बात करें तो इसमें भी कई सारे पॉइंट हैं। तो इसमें पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे कि कक्षा भवन का निर्माण यानी कि विद्यालय संस्था को चलाने के लिए या विद्यालय को चलाने के लिए मानक के अनुसार मानकों का हमें चयन करना होगा। जो भी हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य हमारा है डीएलएड चलाना या बीएड चलाना, तो संबंधित मानकों का अध्ययन करने के साथ साथ में कक्षा भवन का निर्माण जैसे आप लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग, तो पढ़ने के लिए एक स्कूल में हमको सिलेबस मिल जाता है, लेकिन सिलेबस जो मिलता है तो शायद वो सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होती है। साइंस का जो टॉपिक है थोड़ा सा टिपिकल है, कुछ टिपिकल मीनिंग फेस करने पड़ते हैं। मैथ का जो है सब्जेक्ट है तो वो ये टिपिकल है, उसमें भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, डाउट नहीं क्लियर हो पा रहा है। फिजिकल एजुकेशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हिंदी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये संस्कृत का सब्जेक्ट है वो नहीं समझ में आ पाता है। हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा भौतिक रूप से संस्था का नियोजन के क्षेत्र को समझने के लिए कक्षा भवन का निर्माण करना। हम लोग घर में भी अगर व्यक्तिगत रूप से प्लानिंग करते हैं, लक्ष्य हमारा है कि शिक्षक बनना, तो शिक्षक बनने के लिए हम घर में भी स्टडी करने के लिए प्लान करते हैं कि सभी सब्जेक्ट को कवर किस तरीके से किया जाए। व्यक्तिगत रूप से हम लोग समय सारणी का निर्धारण करते हैं कि 1 घंटा हमको साइंस पढ़ना, 1 घंटा मैथ पढ़ना, 1 घंटा हमको हिंदी पढ़ना, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना, 1 घंटा फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है और 1 घंटा सोशल स्टडी पढ़ना है। सेम थिंग जैसे हम लोग स्कूल में टाइम टेबल देखते हैं, फेस करते हैं, उसी तरह से हम अपने लिए भी टाइम टेबल बनाते हैं और बनाना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी को डेवलप करने के लिए कई सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को समझना जरूरी है। जो हम विभिन्न प्रकार के एसेंशियल एलिमेंट्स को समझ रहे हैं वो हमारे व्यक्तिगत रूप से भी संबंधित है और हमारे प्रोफेशन से भी रिलेटेड है। क्योंकि प्रोफेशन से रिलेटेड है इसलिए है क्योंकि हमको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं संस्था नियोजन के क्षेत्र में भौतिक रूप से कक्षा भवन का निर्माण करना। दूसरी बात क्या है कि स्कूल में पुस्तकालय की व्यवस्था करना। क्योंकि विद्यालय की बात है तो विद्यालय से संबंधित हम मानक का अध्ययन करना है। विद्यालय में कक्षा किस तरीके से होना चाहिए, कितना बड़ा कक्षा का भवन होना चाहिए, उसमें दरवाजे कितना होना चाहिए, खिड़कियां कितनी होनी चाहिए। तो इसको बनाने से पहले हम मानकों का अध्ययन करते हैं। हर प्रबंधक जो है मानक का अध्ययन करते हैं और मानक के अनुसार कक्षा भवन का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए या लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों का विकास करने के लिए पुस्तकालय की भी आवश्यकता है, ताकि वो खाली समय का सही उपयोग कर सकें, है ना। Whatever then the student utilization of leisure time यानी खाली समय का सदुपयोग। तो खाली समय का सदुपयोग हम पुस्तकालय में पुस्तकों का अध्ययन करने के साथ में कर सकते हैं। तो इसमें हमारा समय भी बेकार नहीं जाएगा और समय का नियोजन भी हो जाएगा, समय हमारा व्यवस्थित हो जाएगा। तो इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं विद्यालय का सौंदर्यीकरण करना। विद्यालय का सौंदर्यीकरण बच्चों का नामांकन होता है। बच्चे अब तो आजकल के टाइम पर कई सारे विद्यालय हम देख रहे हैं और बच्चों की, चूंकि हमारा उद्देश्य है बच्चों की संख्या बढ़ाना, तो बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए विद्यालय का सौंदर्यीकरण करना होगा, क्योंकि वही एक ऐसा आकर्षण है जिससे बच्चे संस्था में या विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराएंगे। तो विद्यालय का सौंदर्यीकरण आवश्यक है। और अगला पॉइंट है कैंटीन भी इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि बच्चे घर से चलते हैं तो उसमें टिफिन लेकर या खाना पानी जो भी होता है तो उसमें पर्याप्त नहीं हो पाता है, तो वो लिमिटेड होता है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए कैंटीन की भी आवश्यकता है विद्यालय में, ताकि आवश्यकता के अनुसार वो अपने आपको संभाल सकें। और कैंटीन का यूज है मल्टी रोल प्ले करता है कि पानी की उपलब्धता हो जाए और
फूड सप्लीमेंट कुछ मिल जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टडी करने में, क्योंकि अगर जरा से अगर शरीर में कुछ कमी हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी तरीके से प्रबंधक के सामने कई सारी समस्याएं होती हैं। पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था जैसे आप व्यक्तिगत रूप से किताबों की व्यवस्था करते हैं, आप विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, आप विद्यालय के बाहर जाकर आप ऑनलाइन से अब उस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से भी संतुष्ट नहीं है तो पुस्तकालय में जाकर किताबों का जो संग्रह है वहां पर हम सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी संग्रह है उसको हम उसका कलेक्शन करेंगे और स्टडी करेंगे, अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे या किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के माध्यम से उस क्वेश्चन का आंसर जानने की हम कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से संस्थागत नियोजन के क्षेत्र में यानी विद्यालय प्रबंधन का जो प्रमुख भाग है तो उसमें पानी की व्यवस्था भी इम्पोर्टेंट चीज है, पानी की व्यवस्था भी इम्पोर्टेंट चीज है। और जो सबसे मूल्यवान जो चीज होती है वो होती है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या बढ़ाना। छात्रों की संख्या बढ़ाना तभी बढ़ेगी जब विद्यालय को हम आकर्षक रूप दे सके, जब विद्यालय में हम संसाधनों की उपलब्धता करा सके। अच्छा, विद्यालय प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य होता है लक्ष्य की प्राप्ति करना, तो विद्यालय प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति करना, तो उनको ये बात समझ आती है कि दो ही मात्र संसाधन हैं या प्रबंधन के लक्ष्य की प्राप्ति करने के दो ऐसे संसाधन हैं जिसके मदद से हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, वो है मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। तो अभी भौतिक संसाधन की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि भौतिक संसाधन की रूपरेखा या प्रारूप किस तरीके से होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मानवीय संसाधन के बारे में, यहाँ पर बात करेंगे एकेडमिक में, क्योंकि मानवीय अभी हमने देखा भौतिक संसाधन कि भौतिक संसाधन का रूप क्या है। अब हम मानवीय संसाधन का भी संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। तो एकेडमिक को भी दो तरह से डिवाइड कर दिया है। पाठ्यक्रम पहला है पाठ्यक्रम संबंधी, पाठ्यक्रम संबंधी, दूसरा है पाठ्यशैलामी, पाठ्यशैलामी। तो ये एकेडमिक को हमने दो रूप में बांट दिया। इसमें क्या है कि अब इसमें पाठ्यक्रम संबंधी चूंकि कार्यक्रम के माध्यम से हम स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं और ड्यूरिंग द इंटरेक्शन जो है हम उसके कई सारी स्किल को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको स्किल की मदद से उसको हम मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि उसका कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन किया जा सकता है, उसका राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसको उसके उद्देश्य के साथ में लर्निंग स्टेशन से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, छात्रों के लेखन में सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो पाठ्यक्रम संबंधी घटक में छात्रों के लेखन में सुधार करते हैं, छात्रों के लेखन में सुधार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये उस समय तक ही सीमित नहीं है बल्कि आने वाले भविष्य में ये स्किल बराबर उसके साथ में रहेगी। अगर हमारा लेखन कुशल है, अच्छा है, तो हम कई सारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि लेखन ऐसा पद्धति है हम अपने विचारों को, हम अपनी कल्पनाओं को वास्तविक रूप से लेखन पद्धति के साहित्य प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। और ये शिक्षक, चूंकि आप आने वाले भविष्य में शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो ये बात आपके लिए भी इंपॉर्टेंट थिंग है। तो छात्रों के लेखन में सुधार। दूसरा पॉइंट है अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति, अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति, अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति। क्योंकि अभी हमने विद्यालय प्रबंधन से संबंधित दो साधनों की बात की थी, एक था भौतिक संसाधन और दूसरा था मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधनों का यहाँ पर विवरण भी दिया जा रहा है, क्योंकि मानवीय संसाधन में छात्र भी हैं और अध्यापक भी हैं और तीसरा है अभिभावक भी हैं और जो है सामाजिक तत्व हैं वो भी हैं। तो चार बातें हैं मानवीय संसाधनों में, क्योंकि इन्हीं सभी चारों व्यक्तियों के सहयोग से हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति, क्योंकि अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति अगर होगी, अच्छे अध्यापक नहीं मिलते, लेकिन अच्छे अध्यापकों का उनकी योग्यता के अनुसार उनकी गुणों का मूल्यांकन, उनकी दार्शनिक क्षमता का मूल्यांकन, उनकी आदर्श प्रणाली का मूल्यांकन, उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन, उनके ज्ञान का मूल्यांकन, कई सारे इस तरीके से कई सारे तथ्यों का हम आकलन करने के बाद में
अकेडमिक जो या प्रबंधकीय क्षेत्र से अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है ताकि छात्रों के उद्देश्य की पूर्ति या प्राप्ति कराई जा सके। ठीक, तो इस तरीके से पाठ्यक्रम संबंधी नियोजन में हमने वो देखा छात्रों के लेखन सुधार और अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति व विभिन्न विषयों के कक्ष में सुधार व विभिन्न कक्ष में सुधार। अब हम दूसरी तरफ देखेंगे पाठ सहगामी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है कि पाठ सहगामी का तात्पर्य है कि किसी के सहयोग से हम अपने उद्देश्य को गतिशील बनाएं। तो विभिन्न क्रियाओं का आयोजन विद्यालय में करना है। अब विभिन्न क्रियाओं का आयोजन तात्पर्य क्या है कि एक स्कूल में, एक कॉलेज में कई सारी एक्टिविटी को कंडक्ट कराया जाता है। अब वो एक्टिविटी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, वो अपना सब्जेक्टिव भी हो सकता है, वो स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड हो सकता है, वो कार्य अनुभव से भी रिलेटेड हो सकता है, वो सामाजिक अनुभव से भी रिलेटेड हो सकता है, और बच्चों की रुचियों से भी संबंधित हो सकता है, बच्चों के बौद्धिक स्तर से भी संबंधित हो सकता है, और ये सभी जो है संस्कृति के रूप में भी संबंधित हो सकता है। तो इन सभी के सहयोग से पाठ यानी कि एकेडमिक में पाठ सहगामी उद्देश्य की पूर्ति करने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए पहला पॉइंट है विभिन्न क्रियाओं का आयोजन। दूसरा पॉइंट है शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना। शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना इसमें दूसरा पॉइंट है, क्योंकि आप लोग आज के टाइम पर देख रहे हैं कि पेरेंट्स मीटिंग भी कंडक्ट होती है। तो पेरेंट्स मीटिंग कंडक्ट कराने का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि गार्जियन का ओपिनियन भी लेना, क्योंकि अब तो ऑनलाइन ऐसे ऐप बन चुके हैं। टीचर के लिए टीचर भी स्टूडेंट से रिलेटेड जितना भी डाटा है उसको कलेक्शन करता है, इसको स्टोर करते हैं मोबाइल ऐप पर, और गार्जियन भी यानी कि पेरेंट्स भी अपने स्टूडेंट के उनकी स्टडी का रिव्यू कर सकते हैं, उनकी स्किल्स का रिव्यू कर सकते हैं, उनका प्रेजेंट टाइम का जो ग्राफ है उसका भी रिव्यू कर सकते हैं। तो दोनों ही कनेक्टेड है। तो ये तो आज ऑनलाइन की व्यवस्था हुई, बल्कि इससे पहले क्या था कि शिक्षक समिति का निर्धारण करना। तो इस पाठ सहगामी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना, क्योंकि अभिभावक की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, तो उनकी भूमिका का भी अध्ययन करके हम अपने उद्देश्य को गतिशील बनाएंगे। और तीसरा पॉइंट इसी में है स्कूल समाज में संबंध बनाना। स्कूल समाज में संबंध बनाना, क्योंकि अगर बच्चों को जागरूक करना है या शिक्षा के प्रति ज्ञान फैलाना है, शिक्षा संबंधित क्षेत्र का विकास करना है, तो समाज से भी जुड़कर हमको चलना होगा। और इसके बाद हम विद्यालय के प्रबंधन के जो उद्देश्य हैं उसको गतिशील बना सकते हैं। तो ये था कि प्लानिंग कैसे मेंटेन की जाती है। एक स्कूल मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग का एरिया क्या क्या है, प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, वो ये था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इजी है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा अगर समझ में आ जाता है तो कॉन्सेप्ट और पढ़ने में हमें और आसानी हो जाएगी। आगे हम लोग देखेंगे विद्यालय प्रबंधन की परिभाषा क्या है। विद्यालय प्रबंधन की परिभाषा ये कहती है कि विद्यालय प्रबंधन का जो प्रारूप होता है छात्रों के मानसिक विकास करने के साथ साथ में उनका शारीरिक पहलू का विकास, उनके नैतिक पहलू का विकास, उनके आर्थिक उनके सामाजिक पहलू का विकास तथा उनका समग्र विकास कराना, ये विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य होता है। हालांकि ये शिक्षा की परिभाषा है, लेकिन विद्यालय प्रबंधन का भी एक प्रमुख उद्देश्य होता है इन सभी पहलुओं को जोड़कर उनका समग्र विकास कराना। तो इसी से संबंध हम विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं समझेंगे। विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है? अब विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं भी समझना जरूरी है। अब विद्यालय प्रबंधन की विशेषताओं का अगर आकलन करना है तो हालांकि ये विद्यालय प्रबंधन पर निर्भर करता है कि वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए किन किन संसाधनों की सहायता से उस उद्देश्य का निर्धारण या कार्यक्रम की जो व्यवस्था है वो सुनियोजित और व्यवस्थित रूप से करते हैं। तो ये उन पर निर्भर करता है, और इसको विद्यालय को गतिशील व सुनियोजित या व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए उपयुक्त या मानक के अनुसार संसाधनों की उपलब्धता कराना
जिससे बच्चों की संख्या बढ़ सके, बच्चों को उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, बच्चे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आकर्षित रहें। तो विद्यालय प्रबंधन की जो विशेषताएं हैं उसमें क्या है, विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन। पहला पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन। स्टूडेंट, ये ग्रुप के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो एक विद्यालय में कई सारे संसाधन हैं, मानवीय संसाधन है। मानवीय संसाधन में आप लोगों ने अभी लोगों ने देखा कि छात्र आते हैं और शिक्षक आते हैं और अभिभावक आते हैं और सामाजिक व्यक्ति भी आते हैं। तो उसमें 4 व्यक्तियों का हम सामना कर रहे हैं। तो मानवीय संसाधन की मदद से हम लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और उद्देश्यों का निर्धारण कर सकते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन जो प्रमुख विशेषता है, पहली विशेषता है, क्योंकि इन सभी संसाधनों को अगर जोड़ना है, इन सभी संसाधनों की पूर्ति भी करनी है, इन सभी संसाधनों को संतुष्ट करना है। कौन सा संसाधन? मानवीय संसाधन। विद्यालय प्रबंधन का लचीलापन का तात्पर्य यह है कि बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए बच्चों को हर तरह से संतुष्ट करना और अभिभावकों को संतुष्ट करना, समाज को संतुष्ट करना, ताकि उसकी विद्यालय की लोकप्रियता बढ़े। तो विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन होना चाहिए। विद्यालय समितियों का भी आपस में इस तरह का समन्वय होना चाहिए जिससे उनके उद्देश्य या उनके उद्देश्यों का निर्धारण आसानी से हो सके। तो आगे देखेंगे विद्यालय प्रबंधन की व्यवहारिकता। विद्यालय प्रबंधन की व्यवहारिकता। विद्यालय प्रबंधन का जो उद्देश्य होता है व्यावसायिक रूप से अपने विद्यालय को आगे बढ़ाना, अपने उद्देश्यों के साथ में व्यावसायिक रूप से निरंतर गतिशील कराना और साथ ही साथ व्यवहारिकता का भी बहुमूल्य योगदान होता है। हम अपने लिए भी देखते हैं कि या हम जब क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास टीचिंग करते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन करने के साथ साथ में उनके बिहेवियर को भी चेंज कराना। स्टूडेंट को अगर अपने बिहेवियर तभी चेंज हो पाएगा जब इंटरेक्शन कंटिन्यू एक्टिव रहेगा। अगर वार्तालाप अगर बराबर नहीं होगी या प्रश्नावली विधि की सहायता से हम बच्चों के ज्ञान का आदान प्रदान नहीं करा सकते हैं तो हमारी क्लास टीचिंग इनकम्प्लीट रहेगी। तो अगर हम क्वेश्चन एंड मेथड के थ्रू उनसे इंटरेक्शन करते हैं, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो इट मीन्स क्या है कि उनके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि उस प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और प्रश्नों का अध्ययन करने के बाद में उसका फीडबैक करने के बाद में वो आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये प्रक्रिया चलती है, तो इस प्रक्रिया में बच्चों में व्यवहार परिवर्तन होना भी शुरू हो जाता है। तो विद्यालय प्रबंधन की व्यवहारिकता का तात्पर्य है कि विद्यालय प्रबंधन की कार्यों का विश्लेषण व्यवहारिकता तत्व के माध्यम से प्रदर्शित कराना। अगला है विद्यालय प्रबंधन का समाज, राष्ट्र तथा दर्शन। विद्यालय प्रबंधन का प्रारूप। विद्यालय प्रबंधन का प्रारूप क्या है कि समाज है, समाज, राष्ट्र का दर्शन, राष्ट्र का दर्शन। अब चूंकि विद्यालय प्रबंधन का इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से ये उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है कि समाज को जोड़ना और नए राष्ट्र का निर्माण करना। क्योंकि विद्यालय में कई बच्चे पढ़ने आते हैं, विद्यालय में कई बच्चे का जो स्तर है विभिन्न स्तर से संबंधित बच्चे आते हैं जिनके पास कई योग्यताएं हैं, कई रुचि है, कई क्षमताएं हैं, कई भौतिक स्तर है उनका, कई उनकी अभिलाषाएं हैं, कई प्रकार से उनकी जागरूकता है, कई प्रकार का उनका ज्ञान है। तो इन सभी को विद्यालय प्रबंधन जो है वहां पर संस्था में नामांकन कराने की कोशिश करते हैं। विद्यालय में प्रवेश कराने के साथ साथ में समाज की मदद से नए राष्ट्र का निर्माण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक कक्षा में कई बच्चे जो हैं
कई योग्यताएं रखते हैं और योग्यताओं के साथ साथ में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई नेता बनता है, कोई स्पोर्ट प्लेयर बनता है, कोई कोई कमर्शियल बनता है। तो संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति करना तो राष्ट्र का दर्शन। अगला पॉइंट क्या है? विद्यालय प्रबंधन की सक्षमता। विद्यालय प्रबंधन की सक्षमता। क्योंकि विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य होता है सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लक्ष्यों की प्राप्ति करना। लक्ष्य हम पढ़ चुके हैं, उस लक्ष्यों की प्राप्ति करने में के साथ साथ में कई उद्देश्य जुड़े होते हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उनके पास सक्षमता होनी चाहिए और सक्षमता को समझकर वो अपने उद्देश्यों के निर्धारण करने के साथ साथ में लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि एक सेशन जब चलता है उसका भी टाइम ड्यूरेशन होता है, तो उसकी भी समय सीमा होती है और समय सीमा के अंत में इन सभी उद्देश्यों का आकलन होता है, इन सभी उद्देश्यों का मूल्यांकन होता है और हम परिणाम प्राप्त करते हैं। परिणाम वो संतोषजनक भी हो सकता है, संतोषप्रद हो सकता है, आनंददायक हो सकता है और शायद बहुत अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके से सक्षमता, विद्यालय प्रबंधन की सक्षमता की भी भूमिका होती है। अब आगे हम बढ़ते हैं धीरे धीरे से विद्यालय प्रबंधन आवश्यकता को समझने के लिए आगे बढ़ेंगे धीरे से। अभी तक अब हम लोगों ने देखा उद्देश्य पढ़ चुके हैं, विशेषताएं पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सिद्धांत, विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत। विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत। से पहला पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत। पहला पॉइंट है शिक्षा का प्रजातांत्रिक दर्शन। शिक्षा का प्रजातांत्रिक दर्शन। अब आप इधर आप डाउट होंगे प्रजातांत्रिक का क्या मतलब है? क्योंकि भारत एक लोकतंत्र देश है और इसमें लोकतंत्र प्रणाली लागू है। इसका तात्पर्य क्या है कि हर भारतवासी स्वतंत्र है और अपने मूल अधिकारों का उपयोग करके वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने उद्देश्य का निर्धारण कर सकते हैं और लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो हर कोई स्वतंत्र है। उसी स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर संविधान में शिक्षा का अधिकार को बनाया गया है कि हर भारतवासी का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो शिक्षा का प्रजातांत्रिक दर्शन यानी कि हर व्यक्ति शिक्षा पाने का अधिकारी है, शिक्षा ज्ञान पाने का अधिकारी है। तो उसी प्रजातांत्रिक यानी कि विद्यालय प्रबंधन का जो उद्देश्य होता है प्रजातांत्रिक दर्शन की आइए और स्वतंत्र रूप से ज्ञान की प्राप्ति करिए। तो विद्यालय प्रबंधन लचीलापन के साथ साथ में, लचीलापन प्रणाली के साथ साथ में सभी बच्चों को स्वतंत्र रूप से ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए इसमें सिद्धांत होगा शिक्षा का प्रजातांत्रिक दर्शन। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हालांकि एक कक्ष में क्लास टीचिंग के ड्यूरेशन में जब अगर टीचर प्रेजेंट कर रहे हैं, शिक्षक बोल रहे हैं, शिक्षक विषय का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं एक तंत्री व्यवस्था। और जब दोनों ही सब्जेक्ट एक्टिव हो जाते हैं यानी कि टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्शन मेथड के द्वारा, तब वो हो जाता है डेमोक्रेटिक मेथड अप्लाई। क्योंकि इसमें दोनों ही स्वतंत्र रूप से उस विषय का अध्ययन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और चौथा जो होता है वो हस्तक्षेप हो जाता है, जिसमें अगर लास्ट तीसरे स्टेप में टीचर क्वेश्चन करते हैं और स्टूडेंट आंसर अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या इंटरफेयर हो जाता है, इंटरफेरेंस मेथड अप्लाई हो जाता है। तो विद्यालय प्रबंधन में जो प्रमुख सिद्धांत है वो है प्रजातांत्रिक दर्शन। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट है योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप कार्य की स्वतंत्रता। योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप कार्य की स्वतंत्रता। विद्यालय प्रबंधन विद्यालय चलाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वो अपने कार्य प्रणाली की सहायता से, अपने मानवीय संसाधनों की मदद से अपने उद्देश्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप, तो योग्यता के अनुसार उन्होंने विद्यालय प्रबंधन में योग्यता के अनुसार अच्छे शिक्षकों का चयन हुआ है, नियुक्ति हुई है। तो उन्हीं संसाधनों की मदद से छात्रों की संख्या बढ़ाने पर
जोर देना और समाज को जोड़ने की कोशिश करना, ज्ञान के प्रति सभी को जागरूक करना। तो योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप कार्य की स्वतंत्रता। तो क्योंकि टीचर फ्री होते हैं, वो अपने गोल को सेट करने के लिए या गोल को कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, तो उसमें स्वतंत्रता होती है। तो ठीक उसी तरीके से विद्यालय कार्य के क्षमता के अनुरूप कार्य की उनके पास स्वतंत्रता होती है। अगला पॉइंट है शिक्षा प्रक्रिया छात्र केंद्रित। शिक्षा प्रक्रिया, अगला जो सिद्धांत है शिक्षा प्रक्रिया, शिक्षा प्रक्रिया छात्र केंद्रित। इस पॉइंट को हम लोग कई बार स्टडी कर चुके हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और हम फिर से बता देते हैं। पॉइंट आया है शिक्षा प्रक्रिया छात्र केंद्रित। तात्पर्य है कि पहले के जो प्राचीन भारतीय शिक्षा की जो सभ्यता थी, प्राचीन भारतीय सभ्यता में शिक्षा का जो प्रयास था वो हुआ करता था शिक्षा केंद्रित, यानी कि टीचर सेंट्रिक क्लास हुआ करती थी। टीचर सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम अप्लाई हुआ करता था। उसमें बच्चे शिक्षकों का दिशा निर्देशन के अनुसार अपने ज्ञान की प्राप्ति करते थे, उनको फॉलो करते थे। टीचर का इंस्ट्रक्शन चलता था, टीचर का नॉलेज ट्रांसफर होता था, यानी कि टीचर ही उसमें केवल एक तंत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से लागू थी, चाहे वो आउटडोर एजुकेशन सिस्टम हो या वो इंडोर हो। तो हर तरीके से वो शिक्षक केंद्रित हुआ करता था। लेकिन आज में क्या है, विद्यालय उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए सह शिक्षा के साथ में शिक्षा की जो प्रक्रिया वो छात्र केंद्रित है, यानी कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए उनके उद्देश्यों को निर्धारण करना और लक्ष्य की प्राप्ति कराना और उनके ज्ञान को बढ़ाना और साथ ही साथ में उनको प्रोत्साहन, उनकी रुचियों के पहलू के साथ में उनको प्रोत्साहन करना। अगला पॉइंट हम देखेंगे विद्यालय प्रबंधन उद्देश्य केंद्रित। विद्यालय प्रबंधन उद्देश्य केंद्रित। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्या है कि स्कूल मैनेजमेंट या इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट पर के लिए है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट चाहता है कि उसके विद्यालय का स्वरूप प्रकाशित हो, उसके विद्यालय का विकास का स्तर निरंतर बढ़ता रहे। तो इस तरीके से उनके उद्देश्य भी केंद्रित होते हैं। तो इनके उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए मानवीय संसाधनों का जिस तरीके से उन्होंने चयन किया है, जो शिक्षक की योग्यता के अनुरूप उनका चयन किया है, शिक्षक की योग्यता के अनुसार उनकी क्षमता की मदद से अपने उद्देश्य की प्राप्ति कराने की कोशिश करते हैं। उनका हर विद्यालय प्रबंधन का एकमात्र उद्देश्य होता है उस विद्यालय के विकास का स्तर निरंतर रूप से तीव्र कराना। अगला पॉइंट है, इसमें लास्ट पॉइंट है सिद्धांत में लचीलापन अनुकूलन का स्थापित करना। अनुकूलन यानी कि तो कंडीशनिंग, यानी अनुकूलन ऐसा होना चाहिए कि परिस्थिति के अनुकूलता का निर्धारण करना, समाज के अनुरूप होना चाहिए, छात्रों के हित से संबंधित होना चाहिए, शिक्षकों के आवश्यकता के अनुरूप जो है व्यवस्था का स्थापित कराना ही ये उद्देश्य है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, चूंकि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम ओरली मौखिक रूप से समझ लेते हैं। ये लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र देखिए। अब इसमें क्या है, शिक्षा के विकास का लक्ष्य। पहला पॉइंट है शिक्षा के विकास का लक्ष्य। विकास का हर विद्यालय प्रबंधन का एक ही लक्ष्य होता है कि उसके ज्ञान का विस्तार तेजी से हो सके, उसके विद्यालय का स्वरूप विस्तृत हो सके। तो इसी प्रकार के शिक्षा के विकास का लक्ष्य वो ये सभी के लिए, क्योंकि विद्यालय से हर विद्यालय प्रबंधन का होता है और ये हर विद्यालय से संबंधित है। शिक्षा के विकास का लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य उद्देश्य सभी का एक है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना, शिक्षा के स्तर का ज्ञानात्मक विकास कराना, क्योंकि सभी से संबंधित है। और हर विद्यालय संस्थान का एक उद्देश्य होता है बच्चों की संख्या बढ़ाना
और बच्चों का सर्वांगीण विकास कराना या समग्र विकास कराना, तो शिक्षा के विकास का लक्ष्य, ये सभी से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। विद्यालय प्रबंधन का जो क्षेत्र होता है वो तो शिक्षा के विकास का लक्ष्य, कि हर शिक्षा के प्रत्येक पहलू का अध्ययन हो सके, शिक्षा के प्रत्येक पहलू का विकास हो सके, और साथ ही साथ कार्यक्रम की व्यवस्था। तात्पर्य क्या है कि हर विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते हैं, कई सारे कार्यक्रम हुआ कर सकते हैं, वो शायद विषय से संबंधित भी हो सकता है, वो शायद कार्य अनुभव से संबंधित हो सकता है, सामाजिक कार्य से भी संबंधित हो सकता है, जागरूकता से भी संबंधित हो सकता है। कई सारे विषय हैं हमारे विद्यालय में हुआ करते हैं, जैसे मतदाता जागरूकता दिवस हो गया, हिंदी दिवस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया। तो इस तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हैं और नियोजन के साथ से उसको हम चित्रित करने की कोशिश करते हैं, पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, पूरा करते हैं। कार्यक्रम की व्यवस्था का तात्पर्य है, यहाँ पर क्या विद्यालय प्रबंधन जो है कई ऐसे योग्य व्यक्तियों का गेस्ट के रूप में इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन विद्यालय में सहयोग करें और विद्यालय के विकास के स्तर को गतिशील कराने में मदद करें। लेकिन आज के टाइम पर क्या है कि कई विद्यालय प्रबंधन में देखने को मिलता है कि वो कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो राजनीतिक रूप में हो जाती है, राजनीतिक रूप से परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जो यहाँ पर आमंत्रित होते हैं वो जो है उसको उस शिक्षा के क्षेत्र को राजनीतिक रूप से परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ऐसा विद्यालय में भी होता है। तो कार्यक्रम इस तरह के काम ये निर्भर करता है विद्यालय प्रबंधन का, कि चूंकि कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी पहलू का अध्ययन हो, वो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हो और ज्ञान के स्तर से ही संबंधित हो। अगला पॉइंट है प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, ये तो स्पष्ट है, क्योंकि प्रबंधन से संबंधित कई समितियां होती हैं, कई पैनल बने होते हैं, कई उन्होंने उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए रूपरेखा बनाई होती है और नियोजन पद्धति के साथ साथ में विद्यालय के उद्देश्य को गतिशील करने की कोशिश करते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन कार्यों का आकलन करते हैं, वो कई रूपों से करते हैं कि शिक्षा की ज्ञान की परख करने की कोशिश करते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता की जांच करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ बच्चों के वास्तविक स्तर का भी अध्ययन करते हैं, वर्तमान स्तर का भी अध्ययन करते हैं, बच्चों के विकास का भी अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से प्रबंधन के कार्यों का आकलन, ये सभी पहलू इससे संबंधित हैं। अगला है नियोजन के कार्यक्रम। नियोजन के कार्यक्रम, नियोजन के कार्यक्रम ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई खास बात नहीं है। प्लानिंग के प्रोग्राम ऑफ प्लानिंग, तो ये तो इसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। ये प्लानिंग तो है कई रूपों में हम लोग को विद्यालय में देखने को मिलती है, क्योंकि विद्यालय प्रबंधन नियोजन का कई रूपों से प्रयोग करते हैं, जिससे वे कार्यों का जो निर्माण करते हैं, कार्यों की रूपरेखा बनाने के बाद में उनके मदद से लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए नियोजन की उसमें भूमिका रहती है। तो ये था विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र। अगला पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन संबंधित विद्यालय संबंधित समितियां। अब आप देखते हैं विभिन्न स्कूल, इंस्टीट्यूट में, विद्यालय में, संस्था में कई सारी समितियां बनी होती हैं, जैसे शिक्षा परिषद, स्टाफ काउंसिल, शिक्षा परिषद, जैसे शिक्षा परिषद, स्टाफ काउंसिल, इस तरीके से छात्र परिषद,
छात्र परिषद यानी कि स्टूडेंट काउंसिल, और इसी तरीके से शिक्षक समितियां, टीचर काउंसिल होती हैं, सामाजिक सेवा समितियां होती हैं, और जिनके अब ऐसे कई सारे, चूंकि सभी का उद्देश्य अब सामाजिक पहलू के साथ में हम ज्ञान के प्रति जागृत करने के लिए, अग्रसर करने के लिए हम जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। इसमें सामाजिक पहलू विद्यालय प्रबंधन के लिए मल्टी रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से सामाजिक सेवा समितियां भी होती हैं, और शिक्षा समितियां होती हैं, विशिष्ट समितियां होती हैं जो स्पेशल कमेटी होती हैं, और व्यवहारिक मानदंड यानी कि प्रैक्टिकल क्राइटेरिया भी होता है। तो इस तरीके से विद्यालय प्रबंधन से संबंधित समितियां भी होती हैं। आप लोगों ने देखा स्टाफ काउंसिल हो गया, स्टूडेंट काउंसिल हो गया, और टीचर काउंसिल हो गया, एंड सोशल सर्विस कमेटी हो गया। जैसे आप देख सकते हैं कि एक विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए सोशल सर्विस से रिलेटेड भी प्रोग्राम हुआ करते हैं। जैसे आपका एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, नेशनल कैडेट कॉर्प, और नेशनल सोशल सर्विस। और इसमें ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए, बच्चों की रुचि के पहलू का अध्ययन करने के लिए नेहरू युवा केंद्र समिति भी पूरे भारत के विद्यालय संस्थान या महाविद्यालयों में ज्ञान के प्रति उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं। उनकी रुचि के पहलू का अध्ययन करने के साथ साथ में बच्चों के व्यक्तिगत ज्ञान का आकलन करने के साथ में अपने उद्देश्य का पूरे राष्ट्र में संचालित करते हैं। तो इस तरीके से हम सामाजिक सेवा समितियों से भी परिचित होते हैं, और विशिष्ट समितियां भी होती हैं, और व्यवहारिक मानदंड, प्रैक्टिकल क्राइटेरिया। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक हमारा, विद्यालय प्रबंधन का अर्थ एवं आवश्यकता। तो आई थिंक आशा करते हैं आपको आज का सब्जेक्ट, ये सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट था शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इसका जो सेकंड टॉपिक था आपको समझ आया होगा। थैंक यू। तो इस तरीके से इस टॉपिक में रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में, इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। बी स्टडी कंटिन्यू, और आई वुड लाइक अगेन discuss about teacher quality. The most important teacher quality is mastery over on subject, यानी कि आप अपने हिसाब से भी देखिए, अपने जो प्रेजेंट टाइम का लेवल है उसको स्टडी करिए, और जो भी सब्जेक्ट आपसे रिलेटेड है उन सभी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए टाइम अकॉर्डिंग उनका डिवाइडेशन करिए, स्टडी करते रहिए। सो प्लीज स्टडी कंटिन्यू, बी सेफ, बी हैप्पी। Thank you very much. See you again in next topic. Thank you so much.